नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। बहुत सारे यूजी और पीजी के बच्चों ने यह रिक्वेस्ट किया था कि सर, रिसर्च मेथोडोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स के पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को स्पष्ट तरीके से साफ साफ समझ में नहीं आता है। चीज़ें तो बहुत सारी किताबों में हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन कृपया इसे सरल भाषा में, आसान भाषा में, स्पष्ट तरीके से समझा करके एक वीडियो बनाएं। तो मैं निश्चित रूप से आज के वीडियो में रिसर्च क्या होता है, यानी शोध क्या होता है, इसके ऊपर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपसे बात करूंगा। बहुत ही व्यवहारिक उदाहरणों के साथ मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है या लेवल ऑफ मेजरमेंट है, यानी मापन की जो विधियां हैं, मापन के जो स्तर हैं, यह क्या होता है के बारे में भी इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, बात करूंगा और स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको यह बता दूं कि मैं बहुत अंदर घुस करके या बहुत डीप में रिसर्च को या मेजरमेंट के लेवल्स को या टाइप्स को समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि फिर बहुत डिटेल में जानकारी देने का मतलब यह है कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में न आएँ। तो मैं जो इसका कंसेप्ट है और जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको मैं विशेष तौर पर आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा। और ख़ास तौर से जितने यूजी के बच्चे हैं, यह यूजी के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि यूजी के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में रिसर्च मेथोडोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स का पेपर पढ़ रहे होते हैं। पीजी के बच्चों को चूँकि यूजी में वो ये पेपर पढ़ के आए होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो पढ़ के आए होते हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम होती है, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें भी जानने की ज़रूरत होती है, या जो चीज़ें वो पहले से पढ़े होते हैं उस पर भी थोड़ा डीप में जा कर के विस्तृत रूप से चीज़ों को जानने की ज़रूरत होती है। तो मैं आज इन्हीं सारे मुद्दों पर आपसे बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें कि रिसर्च या शोध होता क्यों और क्यों रिसर्च करने की आवश्यकता होती है, या क्यों हम रिसर्च करना चाहते हैं। क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि बीएचयू यूजी थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर में एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, जहाँ से आप यूजी में स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, और आगे चल के फिफ्थ सेमेस्टर में भी पेपर होता है टेस्टिंग एंड मेजरमेंट का, तो वहाँ पर भी पढ़ते हैं। और पीजी में जब जाते हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में या एडवांस स्टैटिस्टिकल वाला जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो पेपर होता है उसमें आप निश्चित रूप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको रिसर्च के बारे में जानना हो या शोध के बारे में जानना हो तो आप इसको कैसे समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, जब भी हम कोई रिसर्च करने जाते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी सब्जेक्ट में और उस सब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च आप प्लान करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप साइकोलॉजी में रिसर्च करने जा रहे हैं, साइकोलॉजी में रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं, तो साइकोलॉजी के बहुत सारे फील्ड हैं और आप अकेले सारे फील्ड में रिसर्च नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजी के जितने भी अलग अलग फील्ड हैं, जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में से या उन फील्ड में से कोई एक फील्ड आप चुन लीजिए जिसमें आप रिसर्च बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, आपको विशेष रुचि है उस फील्ड में काम करने की। जैसे जनरल साइकोलॉजी में बहुत सारे
चीज़ें हो गई, या सोशल साइकोलॉजी, या क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, या नॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तमाम तरह के ऐसे साइकोलॉजी के फील्ड हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप अपने सब्जेक्ट यानी साइकोलॉजी में किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं। और यदि आपने यह डिसाइड कर लिया तो सबसे पहला ही प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि आप आखिर रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। जो ये क्यों है, यह आपके दिमाग में बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न उत्पन्न करता है, और आप इस क्यों का जवाब जितना बेहतर तरीके से दे पाते हैं, देने की स्थिति में होते हैं, उतना ही बढ़िया आप रिसर्चर कहलाते हैं, उतना ही बढ़िया आप रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम जनरल साइकोलॉजी में आप सभी ने इंटेलिजेंस पढ़ा होगा, लर्निंग पढ़ा होगा। हम इसी को एक सामान्य उदाहरण के रूप में लेकर के मैं आपको रिसर्च के बारे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा लगा कि मुझे लर्निंग पर रिसर्च करना है, मुझे अधिगम पर रिसर्च करना है, मुझे सीखना पर, जो सीखना होता है यानी जो सीखने की प्रक्रिया होती है उस पर रिसर्च करना है, क्योंकि लर्निंग को हम अधिगम भी बोलते हैं हिंदी में और सीखना भी बोलते हैं। तो आपको इस चीज पर रिसर्च करना है, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपको लर्निंग पर ही रिसर्च क्यों करनी है। आप इसके बारे में बता सकते हैं कि मुझे लर्निंग पर रिसर्च इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है कि वो किसी भी चीज़ को पढ़ना नहीं चाहते, या पढ़ते हैं तो उनको याद नहीं होता है, या याद होता है तो बहुत अच्छे से याद नहीं होता है, भूल जाता है। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चे उसको समय से नहीं करना चाहते हैं, स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं तो उनको जो चीज़ें समझाई जाती हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। यानी लर्निंग से संबंधित बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के काम करने की ज़रूरत है। आपने ये निर्धारित कर लिया। अब यहाँ पर जो लर्निंग है, जो अधिगम है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया जिस पर लेकर के आप रिसर्च करने जा रहे हैं। तो फिर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर हम लर्निंग को लेकर के, अधिगम को लेकर के समस्या कहाँ देखते हैं। और आपने पाया कि अधिगम से संबंधित जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर बच्चों में इस समय मैं देख रहा हूँ, यानी अधिगम की समस्या ज़्यादा बच्चों में है। तो बच्चों में किस क्लास के बच्चों में, तो मान लीजिए कि आपने क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों में, यानी बेसिक एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से बहुत कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तमाम तरह की सुविधाओं को देने के बावजूद भी सीखने की प्रक्रिया उनकी विकसित नहीं हो रही है, मजबूत नहीं हो रही है, नहीं सीख पा रहे हैं। तो फिर आपने यह भी डिसाइड कर लिया कि हमें बच्चों पर रिसर्च करना है जो क्लास 1 से लेकर के 8 तक पर है, 1 से लेकर के 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस पर हमें रिसर्च करना है। आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि आखिर कहाँ के बच्चों के ऊपर रिसर्च करना है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले सेम उम्र के बच्चों की लर्निंग जो क्षमता है, सीखने की जो क्षमता है वो अलग है, और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सेम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके सीखने की क्षमता अलग होती है। बड़े बच्चों के सीखने की क्षमता अलग होती है, छोटे बच्चों की सीखने की क्षमता अलग होती है। तो आपको जो 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को आप रिसर्च में शामिल करना चाहते हैं, जिनके ऊपर आप अधिगम को लेकर के काम करना चाहते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आप बनारस के बच्चों में आप यह समस्या देखते हैं। अब बनारस में यदि आप समस्या देखते हैं तो बनारस में यदि यह समस्या देखते हैं तो पूरे बनारस के सारे बच्चों पर रिसर्च करना संभव नहीं है। इसलिए आप बनारस के जिस भी ब्लॉक में या जिस भी क्षेत्र में आप इस तरह की समस्या ज़्यादा देखते हैं, आप उन बच्चों पर यह रिसर्च प्लान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसी समस्या क्यों देखते हैं।
यानी ऐसा रिसर्च आप क्यों करना चाहते हैं, यह आपके रिसर्च का एक एप्लीकेशन होगा, उसका उपयोग होगा, कंट्रीब्यूशन होगा आपके रिसर्च का। तो आपके दिमाग में इसका निश्चित रूप से उत्तर होना चाहिए कि आप अधिगम को ही लेकर के बनारस में क्लास 1 से लेके 8वीं तक पढ़ने वाले बेसिक एजुकेशन के बच्चों के लर्निंग के बारे में आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं। क्योंकि खास तौर से बनारस के बेसिक एजुकेशन में क्लास 1 से लेके क्लास 8 के बच्चों में लर्निंग से संबंधित कई तरह की कठिनाइयां देखी जाती हैं। तमाम तरह के सुविधाओं के उपलब्ध कराने के बावजूद भी बच्चे एकेडमिक एक्टिविटीज़ से या सीखने पढ़ने की क्रिया से स्कूल में जुड़ नहीं पाते हैं। तो कोई ऐसा शोध किया जाए जिससे बच्चों को कोई भी चीज़ आसानी पूर्वक सिखलाया जा सके, ठीक है। लेकिन इसका उपयोग क्या होगा, यह आपके क्यों का जवाब है। और जो भी, जैसे मान लीजिए आप जो भी रिसर्च में जो भी चीज़ें आप पाएंगे, इसके आधार पर बेसिक एजुकेशन के बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को आप शिक्षा व्यवस्था से या अपने स्कूल से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तब जा कर के आप रिसर्च के बारे में सोच सकते हैं या रिसर्च आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको बिल्कुल भी अपने मेन मुद्दे से भटकना नहीं है। रिसर्च में आपने एक बहुत बड़ी चीज़ डिसाइड कर ली कि आपको लर्निंग या अधिगम पर, इन बच्चों पर, इस प्लेस पर, इतने लोगों पर आपको काम करना है। तो ये एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जिसे हम हिंदी में आश्रित चर बोलते हैं। आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को बिल्कुल सही तरीके से निर्धारित कर लिया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आपके रिसर्च की प्रॉब्लम क्या होगी। आपने अधिगम तो ले लिया, तो मान लीजिए कि अब आपको यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि जो अधिगम आपने लिया है, जिस पर काम आप करना चाहते हैं, इस अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो बच्चों के अधिगम की क्षमता को, सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिसमें से फैमिली इन्वायरमेंट एक कारक हो सकता है, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटरी जो फैक्टर है वो एक कारण हो सकता है, लर्निंग मटेरियल कारण हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक फैक्टर हो सकता है, पेरेंटिंग स्टाइल एक फैक्टर हो सकता है, जो संसाधन है सीखने के या टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल जिसको TLM बोला जाता है, यह एक कारक हो सकता है, जेंडर एक कारण हो सकता है, टीचिंग स्टाइल में किस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, बातचीत करके पढ़ाते हैं या खेल खेल में पढ़ाते हैं या पावर पॉइंट से पढ़ाते हैं या डिस्कशन मेथड से पढ़ाते हैं या लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं। तमाम तरह की चीज़ों, टेक्निक्स का जो इस्तेमाल टीचर्स करते हैं पढ़ाने के समय, इनका भी प्रभाव बच्चे की सीखने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। तो तमाम तरह के ऐसे कारक हैं जिनको आपने खोजा, जानने की कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन आपको सीखने की प्रक्रिया पर रिसर्च करना है, क्योंकि आपने इसमें समस्या देखा है। आपको यहाँ से भटकना नहीं है, करना है अधिगम पर ही, लर्निंग पर ही, बेसिक एजुकेशन पर ही। बनारस के एक किसी, मान लीजिए काशी विद्यापीठ जो ब्लॉक है, आप इस ब्लॉक के बच्चों पर, बेसिक एजुकेशन के बच्चों पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको भटकना नहीं है, बस सिर्फ आपको यह जानना है विस्तृत तरीके से कि आखिर समस्या लर्निंग से संबंधित सबसे ज़्यादा इस समय क्या है। तो आपने देखा कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं जिन पर रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने किया है, उसका एक फाइंडिंग भी मिली है, उसका एक निष्कर्ष भी हमें मिला है। और इस आधार पर लर्निंग को यदि हम सुधारना चाहते हैं तो इनकी जो फाइंडिंग है, जो निष्कर्ष है, इस निष्कर्ष का उपयोग करके व्यवहारिक तरीके से हम लर्निंग की प्रक्रिया को सुधार सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज इसमें नहीं मिला जो लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करता है,
जिसको हम इंटेलिजेंस मान रहे हैं, बुद्धि मान रहे हैं। तो क्या बच्चों के अधिगम की क्षमता को बुद्धि प्रभावित करती है? यानी क्या बुद्धि का प्रभाव बच्चे के अधिगम क्षमता पर पड़ता है, सीखने पर पड़ता है? तो चूंकि बुद्धि निश्चित रूप से अधिगम को प्रभावित करता है, इसलिए आप यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ों के होने के बावजूद जो गैप आपको दिख रहा है, आप उस गैप पर काम कर सकते हैं जिस पर अभी लोगों ने नहीं बताया है, नहीं काम किया है, या बहुत कम काम हुआ है। तब जाकर के इस हिसाब से आपका एक टॉपिक तैयार होता है और उसी टॉपिक पर आप काम करना शुरू करते हैं। और आपने टॉपिक निकाला कि अधिगम मतलब बुद्धि का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बुद्धि अधिगम की क्षमता को प्रभावित करती है। मान लीजिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम यूजी लेवल का लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के चक्कर में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हमने एक छोटी सी समस्या ले ली, बुद्धि का अधिगम पर प्रभाव। अब यहाँ पर दो वेरिएबल आपके पास हो गए, एक बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और दूसरा अधिगम या लर्निंग जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको रिसर्च किस तरीके से करनी है यह आपके समझ पर निर्भर करता है। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको लैब में करना पड़ेगा, ठीक है। और आप यदि कोरिलेशनल स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, उस तरह की रिसर्च डिजाइन बनानी पड़ेगी। इन तमाम तरह की चीज़ों पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर ये आपको बता दूं कि जो लर्निंग है ये डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह से काम करेगा और जो बुद्धि है यह आईवी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह से काम करेगा, क्योंकि विभिन्न जो आईक्यू के बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम आईवी की बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो इसकी परिभाषा होती है कि जिस वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं उसको हम आईवी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, उसमें मैनिपुलेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे का आईक्यू अगर 100 है तो आप उसको घड़ी की तरह से सेट करके 90 पर नहीं ले आ सकते, या किसी बच्चे का आईक्यू 110 है तो घड़ी के टाइम की तरह से बढ़ा करके आप 120 पर उसे सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह बुद्धि एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसमें आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि मैनिपुलेशन करने का अलग तरीका होगा। कई सारे तरीके होते हैं जिनके हिसाब से आप बुद्धि को संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, और फिर उसका प्रभाव आप डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर यानी सीखना पर आप देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस तरीके से आपने एक समस्या तैयार कर ली और इस समस्या को लेकर के, इस प्रॉब्लम को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। यह आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपने प्रॉब्लम चुना है, इस प्रॉब्लम को आपको उसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है, यानी निष्कर्ष तक आप जब तक पहुंचेंगे, निष्कर्ष निकालने तक आपको इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बांध करके रखना है। आपको भटकना नहीं है। तमाम तरह के इससे रिलेटेड चीज़ों को आप सर्च कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, के आधार पर इसकी और उचित तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन आपको बुद्धि से और आपको अधिगम से यानी इंटेलिजेंस एंड लर्निंग से भटकना नहीं है। यह आपके दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसी को बांध करके रखना है। यानी आप रिसर्च में चाहे जो भी स्टेप पर काम कर रहे हों, जो भी चीज़ आप रिसर्च से संबंधित, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि जब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब आप रिसर्च करते हैं, लेकिन जो भी रिसर्च का पार्ट होगा उन सारे पार्ट में ये दो वेरिएबल से संबंधित ही
बात होनी चाहिए, आपको बेवजह यहाँ से भटकना नहीं है। तब आप इसके अंतिम पड़ाव तक, अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे और अधिगम से संबंधित एक नई चीज सामने निकल के आएगी, यानी आप जान पाएंगे कि बुद्धि किस तरीके से अधिगम को प्रभावित करती है, और वही आपका निष्कर्ष होगा। और इसी निष्कर्ष को एक व्यवहारिक मनोविज्ञान की तरह से आप जिन बच्चों पर यह रिसर्च कर रहे हैं उन बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके सीखने की क्षमता को पहले से बेहतर बना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एक सामान्य तरह से रिसर्च के बारे में आपको समझाने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इस दौरान उसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैंने बहुत ही सामान्य रूप से कुछ चीज़ें आपके दिमाग में डालने की कोशिश की, जिससे कि आप इसको और भी बेहतर तरीके से सोच पाएँ, कर पाएँ और आपके अंदर रिसर्च करने की जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न हो पाए। या जब भी आप रिसर्च को पढ़ें तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आने चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्केल या लेवल ऑफ जो मेजरमेंट है वो क्या होता है। यानी मैं आपको यह चीज़ समझाऊं इससे पहले बता दूं कि जैसे हम किसी चीज़ को मापते हैं तो उसके लिए हमारे पास मानक होते हैं, उसके लिए हमारे पास मापनी होता है, एक मापने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे अगर तरल पदार्थ को नापना हो तो तरल पदार्थ को नापने के लिए हम लीटर का उपयोग करते हैं, आधा लीटर, 1 लीटर। इसी तरीके से अगर ठोस कोई वस्तु है तो उसको नापने के लिए हम लोग क्या किलोग्राम का यूज करते हैं, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। वहीं अगर किसी चीज़ की लंबाई हमें नापना हो तो हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर। इसी तरीके से वेरिएबल को नापने के लिए, वेरिएबल का मापन करने के लिए, अब आप कहेंगे वेरिएबल क्या होता है। देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है कि वह व्यक्ति या वह वस्तु या घटना जिनके विशेषताओं को मापा जा सके उसे ही वेरिएबल कहा जाता है, उसे ही चर कहा जाता है। हालांकि मैं वेरिएबल या चर के बारे में एक अलग वीडियो में विस्तार से आपसे बात करूंगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि वेरिएबल जो भी आप रिसर्च में यूज करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बुद्धि और अधिगम यानी इंटेलिजेंस एंड लर्निंग के बारे में बात की थी। हमारी समस्या ही थी कि हम बुद्धि और अधिगम को किस नज़रिए से देखते हैं, दोनों के बीच में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गया, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग। तो इंटेलिजेंस पहला वेरिएबल हो गया और लर्निंग या अधिगम दूसरा वेरिएबल हो गया। तो इस वेरिएबल को मापने के लिए, इसका मापन करने के लिए हमारे पास स्केल होना चाहिए, तभी तो हम मापन करेंगे। और यहाँ पर इंटेलिजेंस को न तो हम किलो में माप सकते हैं, न तो मीटर में माप सकते हैं, न तो लीटर में माप सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी बुद्धि 1 किलो है या मेरा अधिगम जो है 1 लीटर है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इस तरह के चीज़ों को मापने के लिए भी मनोविज्ञान और तमाम विधाओं में, चाहे वो शिक्षा शास्त्र हो, एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो, साइंस हो, सभी फील्ड में रिसर्च किया जाता है और रिसर्च के कुछ न कुछ वेरिएबल होते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो उन सारे वेरिएबल्स का मापन करने के लिए चाहे दुनिया में जितने भी तरह के रिसर्च किए जाएं, जिस भी विषय में रिसर्च किए जाएं, उन सभी रिसर्च में शामिल किए गए वेरिएबल को मापने के लिए 4 तरह के स्केल बनाए गए हैं, जिनका उपयोग हम अपने रिसर्च के प्रॉब्लम के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से हम करते हैं। बात समझ में आई? तो 4 तरह के स्केल होते हैं जिनका उपयोग हम वेरिएबल के मापन के लिए करते हैं। ठीक है, अब जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो उदाहरण हमने
बुद्धि का अधिगम पर प्रभाव हम जानना चाह रहे हैं, तो 2 वेरिएबल हमारे पास आ गए। और इन वेरिएबल को मापने के लिए मैंने कहा कि 4 स्केल हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसको स्टीवेंस ने 1946 में और 1951 में इसके चारों प्रकारों के बारे में बात की थी। और ये चारों जो स्केल हैं उन्हें नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल के नाम से जाना जाता है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो नॉमिनल स्केल का मतलब नामित मापनी होता है, ऑर्डिनल स्केल को क्रम मापनी आप कह सकते हैं, इंटरवल स्केल को अंतराल मापनी कहा जाता है और रेशियो स्केल को अनुपात मापनी के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम लोग एक एक स्केल के बारे में विस्तार से समझते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो 4 तरह के स्केल के बारे में हमने बात की आपसे, इन चारों स्केल को 2 क्राइटेरिया के आधार पर, 2 कसौटी के आधार पर 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। और पहला जो क्राइटेरिया कसौटी है उसे नॉन न्यूमेरिकल स्केल कहा जाता है। और नॉन न्यूमेरिकल स्केल के अंतर्गत पहला और दूसरा स्केल आता है, यानी नॉमिनल और ऑर्डिनल जो स्केल है वह नॉन न्यूमेरिकल स्केल के अंतर्गत आता है, जबकि न्यूमेरिकल स्केल के अंतर्गत जो दूसरी क्राइटेरिया न्यूमेरिकल स्केल है उसके अंतर्गत इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल को रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्राइटेरिया फर्स्ट नॉन न्यूमेरिकल स्केल की बात करें। नॉन न्यूमेरिकल स्केल का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत आने वाले जो भी स्केल होंगे उसमें न्यूमेरिकल मतलब अंकों का या गणितीय विधियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके अंतर्गत 2 स्केल को शामिल किया गया है, जिसे नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल कहा जाता है। अब आइए हम पहला स्केल की बात करें, यानी इस क्राइटेरिया में आने वाला पहला स्केल क्या है? नॉमिनल स्केल है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नामित मापनी बोलते हैं। तो इस नॉमिनल स्केल या नामित मापनी के बारे में हम थोड़ा 2-4 पॉइंट्स समझ लें। तो जो नॉमिनल स्केल होता है यह क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए काम आता है। यानी जब रिसर्च हम करते हैं और रिसर्च क्वालिटेटिव होता है तो वहाँ पर इस मापनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, बल्कि आप यहीं पर समझ लीजिए। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब ये होता है जहाँ पर हम किसी व्यक्ति की विशेषता के आधार पर उसका मापन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम किसी भी तरह के संख्या का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और जब न्यूमेरिकल अगर हम स्केल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल स्केल में कहीं ना कहीं मैथमेटिकल जो प्रक्रिया होता है या जो अंक होते हैं उसका हम उपयोग करते हैं। तो इस मापनी का उपयोग जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, मैं क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत अंदर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो फिर हम लोग चीज़ों से भटक जाएंगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस ये मान लीजिए कि जितने भी तरह के रिसर्च होते हैं उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आप रिसर्च 2 भागों में बांट सकते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी प्रॉब्लम आप चुनते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम के अंतर्गत शामिल किए गए वेरिएबल का मापन आप इस गुणात्मक जो मापनी है, जो क्वालिटेटिव जो से संबंधित जो स्केल है, इसका उपयोग करेंगे। यानी नॉमिनल स्केल का आप यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च के दौरान कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, जैसे आप जेंडर के बारे में जानना चाहते हैं तो जेंडर से संबंधित जो सूचना आप प्राप्त करेंगे, इसको मेल, फीमेल एंड अदर्स भी आप कर सकते हैं। तो 3 इसके ऑप्शन हो गए।
तो ये क्वालिटेटिव है, क्योंकि जो मेल है वो मेल ही है, जो फीमेल है वो फीमेल ही है। इसमें आप किसी तरह का गणित या किसी भी तरह का अंक या इस तरह की चीज़ों को नहीं कर सकते, ठीक है। या जैसे मान लीजिए आप मैरिटल स्टेटस के बारे में बात कर सकते हैं, तो मैरिड हो सकता है या अनमैरिड हो सकता है। ये अलग अलग व्यक्ति की विशेषता है, ठीक है, उसके विशेषताओं का आप मापन कर रहे हैं। या जैसे हम पूछें कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका कॉलेज कैसा है, तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। ये 3 अलग अलग लेवल हो गए। या मैं ये पूछ दूं कि आप किस स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3-4 स्टेट का नाम दे दें, उसमें से आप टिक करें कि नहीं ये 3 स्टेट में से मैं इसमें रहता हूँ, तो ये हो जाएगा। या मैं आपके आँखों के कलर के बारे में पूछूं तो ब्राउन होगा या ब्लू होगा, ठीक है। तो ये तमाम तरह के ऐसे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जिसमें आप गणितीय जो प्रक्रियाएं हैं, जो नंबर्स हैं, उनका उपयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यानी इसीलिए इसको हम पर्सनल जो पहचान है, जो व्यक्तिगत जो पहचान है, इस रूप में इस स्केल का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें ऐसा रिसर्च करना है जहां पर हमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त करनी है, जो सूचना सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति पर लागू होता है। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं आपकी आंखें कैसी हैं, तो ब्राउन होगा या ब्लू होगा, भूरी आंखें होंगे या नीली आंखें होंगी, तो वो यह जो इन्फॉर्मेशन है यह सिर्फ उसी व्यक्ति पर लागू होता है जिसने यह सूचना दिया है, ठीक है। या आप जेंडर पूछ रहे हैं मेल फीमेल अदर में, तो जिसने कहा मैं मेल हूं तो ये उसके लिए बिल्कुल सही है, जिसने कहा फीमेल है तो उसके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति की पहचान होती है और उसको हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मेल फीमेल एंड अदर्स को एक नंबर दे देते हैं। मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 2 दे दिया, अदर्स को 3 दे दिया, लेकिन यह हमने अपने समझने के लिए 1, 2 एंड 3 दे दिया है। इसका कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता है। यानी जेंडर को हमारा मर्जी क्या, हमने 1 मेल को दे दिया, 2 फीमेल को दे दिया, अदर्स को 3 दे दिया। किसी की मर्जी अगर है तो उसने मेल को A दे दिया, फीमेल को B दे दिया, अदर्स को C दे दिया, या उल्टा कर दिया, मेल को 3 कर दिया, फीमेल को 2 कर दिया और अदर्स को 1 कर दिया। यानी यह हमारे कोडिंग के तरीके पर निर्भर करता है, हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और मेल को 1 देना या 2 देना ये यूनिवर्सल नहीं, यानी दुनिया में हम कहीं चले जाएं और ये कहें कि 1 का मतलब मेल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ हमने अपने समझने के दिया है। लेकिन जिसके लिए यह सूचना आई है उसके लिए वह एग्जैक्ट यानी 100% पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करता है, यह उसके लिए 100% सही है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे संबंधित अगर कुछ चीज़ों के बारे में मैं और आपसे अगर बात करूं, तो हम नॉमिनल जो स्केल होता है, यहाँ पर जो सूचनाएं हैं उनको ऑर्डर में या श्रेणी में कभी भी नहीं जान सकते, ठीक है। यानी सिर्फ मेल फीमेल या अदर्स या जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसको उसी रूप में जान सकते हैं। कोई पर यहाँ पे हम कैटेगरी नहीं बना सकते, इसका कोई क्रम या ऑर्डर नहीं बना सकते, ठीक है। यानी ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई एक क्रम बना दे कि जैसे या इससे बड़ा है या छोटा है या आगे है या पीछे है, इस तरह की जो चीज़ें इसमें हम बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं बताऊं, जैसा कि मैंने कोडिंग के बारे में बात किया अभी, कि इसमें आप अपनी सुविधानुसार कोडिंग भी कर सकते हैं, जिसका कोई बहुत मीनिंग नहीं होता, वो आपके हिसाब से आप उसकी कोडिंग करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि नॉमिनल स्केल का जो यूज किया जाता है, यानी नॉमिनल स्केल के आधार पर जो मापन किए जाते हैं और जो डेटा हमें प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग हम स्टैटिस्टिक्स में कई तरह के विधियों में करते हैं। यानी इसका उपयोग हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए करते हैं, मीडियन निकालने के लिए कर सकते हैं, परसेंटाइल निकालने के लिए कर सकते हैं,
और साथ ही साथ काई स्क्वायर निकालने के लिए भी इस डेटा का उपयोग हम निश्चित रूप से करते हैं। अब आइए जल्दी से हम लोग दूसरे स्केल यानी ऑर्डिनल स्केल के बारे में बात करें। ऑर्डिनल स्केल जिसको हम क्रम मापनी बोलते हैं, यह भी नॉन न्यूमेरिकल स्केल जो क्राइटेरिया हमने बताया उसी के अंतर्गत आता है। और जो ऑर्डिनल स्केल होता है इसमें अलग अलग कैटेगरी का सेट होता है, यानी अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग श्रेणी का, अलग अलग ग्रुप का, समूह का हम को लिख सकते हैं, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप का या अलग अलग कैटेगरी के रूप में हम सूचनाओं को लिख सकते हैं। साथ ही साथ यह जो सूचनाएं होंगी, जो कैटेगरी होगा, वह लो टू हाई हो सकता है या हाई टू लो हो सकता है, कम से अधिक की ओर हो सकता है या अधिक से कम की ओर हो सकता है। ये सारी बातें आपको आगे और क्लियर हो जाएंगी। मैं इसके कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं उदाहरण से बताऊंगा तो आप इसको निश्चित रूप से समझ लेंगे। तीसरी मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि एक कैटेगरी से यानी एक श्रेणी से दूसरे कैटेगरी के बीच जो न्यूमेरिकल जो डिस्टेंस होता है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होती। यानी एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी के बीच में कोई रियल न्यूमेरिकल डिस्टेंस नहीं होता है या बराबर अंतर नहीं होता है। ठीक है, और अब जैसे मान लीजिए, अब मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि कोई खेल हो रहा है, उस खेल में कोई बच्चा प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाता है, तो यहाँ पर रिवार्ड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज जिसको दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिवार्ड को हमने 3 अलग अलग भागों में बांट दिया और ये कैटेगरी है। फर्स्ट का एक मतलब है, सेकेंड का एक मतलब है, थर्ड का एक मतलब है। तो रिवार्ड को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में बांट देना ये कैटेगरी हो सकता है। या टीचर जो लोग होते हैं हायर एजुकेशन में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, ठीक है। या कोई मरीज है, अगर मरीज की हालत को हम 3 अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग श्रेणियों में बांट दें तो संतोषजनक हालत हो सकता है, गंभीर हालत हो सकता है, नाजुक हालत हो सकता है। ठीक है, तो ये तमाम इस तरह की जो कैटेगरी हैं, इस तरीके से हम ऑर्डिनल लेवल तक किसी भी व्यक्ति की विशेषता को लिख सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। ठीक है, यह 3 से अधिक भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है कैटेगरी, यानी कम से कम 2 कैटेगरी तो होती ही होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर मैं इसमें कुछ चीज़ें और आपको बताऊं तो आप जान सकते हैं कि इस ऑर्डिनल स्केल में एक व्यक्ति के अलग अलग विशेषताओं का जो है मात्र हम रैंकिंग कर सकते हैं, उनकी तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पुरस्कार को, रिवार्ड को हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 अलग अलग कैटेगरी के रूप में मापन उसका कर लिया। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड किया है, इतनी सूचना हमें मिल जाएगी। लेकिन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बीच में तुलनात्मक रूप से हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी कि यह कितना नंबर था, कितना स्कोर था जिसके वजह से फर्स्ट आया, कितना स्कोर था इसका जिसके वजह से सेकेंड आया, और कितना था जिससे ये थर्ड आया, कितने का डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चल पाएंगी। लेकिन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो कैटेगरी बनाया गया, उस कैटेगरी के आधार पर हमें निश्चित रूप से पता चल जाएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट आता है, फिर सेकेंड आता है, फिर थर्ड आता है। अगर हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं और लो से हाई की तरफ आएंगे तो थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट आ जाएगा। इतनी जानकारी हमें निश्चित रूप से आती है। अब जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो जैसे यह आप कर सकते हैं कि मेरी नानी मेरे दादी से अच्छी है। मेरी नानी मेरी दादी से अच्छी है, यहाँ तक तो ठीक है।
लेकिन आपकी नानी आपके दादी से क्यों अच्छी है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस ऑर्डिनल स्केल में नहीं मिल जाएगा। एक श्रेणी हो गई दो अच्छाई का, एक नानी और एक दादी, लेकिन आपकी नानी आपके दादी से अच्छी है, इतना तो पता चल रहा है कि कम से ज़्यादा की ओर है, कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन उसकी तुलना में कम अच्छा है। या आप दूसरा भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं कि आप इसमें ऐसा कभी नहीं कर सकते। जैसे कोई ये नहीं कर सकता कि मेरे बेटे की बुद्धि मेरे भाई के तीनों बेटों के बुद्धि को मिलाकर अकेले है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपका बेटा सुपेरियर हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन वह आपके भाई के तीनों बच्चों के बुद्धि के बराबर अकेले है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। सिर्फ इसमें कैटेगरी होती है जो लो से हाई यानी कम से ज़्यादा विशेषता की ओर हो सकती है या ज़्यादा से कम विशेषता की ओर हो सकती है, सबको मिलाकर के ऐसा हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इस ऑर्डिनल स्केल तक नहीं हो पाता है। और इस स्केल के द्वारा जो डेटा हमें मिलता है, जो सूचना मिलता है, इसका कई तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका यूज जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में किया जाता है, मीडियन निकालने में किया जाता है, और परसेंटाइल भी निकालने में इसका उपयोग निश्चित रूप से किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से हम लोग तीसरे स्केल की बात करें। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो तीसरा और चौथा स्केल होता है या दूसरी क्राइटेरियन कसौटी, जिसको न्यूमेरिकल स्केल बोलते हैं, के अंतर्गत आता है। और न्यूमेरिकल स्केल की शुरुआत ही इंटरवल स्केल से होती है। इंटरवल स्केल को अब हिंदी में अंतराल मापनी के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट होता है, जो मात्रात्मक मापन होता है किसी भी स्केल के बारे में, उसकी शुरुआत ही इंटरवल स्केल से होती है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर जो क्वालिटेटिव रिसर्च किए जाते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑर्डिनल स्केल यानी नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल का उपयोग होता है, जबकि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होते हैं उसकी शुरुआत ही इंटरवल स्केल से होती है। यानी इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल का उपयोग ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही किया जाता है। साइंस वगैरह में अगर आप देखेंगे तो इंटरवल और रेशियो स्केल दोनों का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो बात यदि हम इंटरवल स्केल की बात करें तो इंटरवल स्केल का उपयोग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए किया जाता है, यानी मात्रात्मक मापन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और मात्रात्मक मापन की शुरुआत ही इंटरवल स्केल से होती है। इसके पहले कोई स्केल ऐसा नहीं था, क्योंकि क्राइटेरिया से ही पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल स्केल होगा, तो इसके अंतर्गत आने वाले दोनों स्केल में न्यूमेरिकल के रूप में हम डेटा को लिख सकते हैं, का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें इस स्केल में संख्याओं का भी उपयोग किया जाता है, गणितीय क्रियाकलापों का, विधियों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी वैल्यू दिए जाते हैं इस स्केल पर, जो भी वैल्यू या जो भी मूल्य दिए जाते हैं, जो भी अंक दिए जाते हैं, उसमें समान यानी इक्वल न्यूमेरिकल डिस्टेंस होता है, समान संख्यात्मक दूरी होती है। इसको मैं आगे जब उदाहरण बताऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा। ये विशेषता आप याद रखिए फिलहाल यहाँ पर कि सभी वैल्यू के बीच में, जो भी वैल्यू हमने तय किया है, उन सभी वैल्यू के बीच में एक समान न्यूमेरिकल डिस्टेंस या दूरी होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वह अपने हिसाब से जो 0 पॉइंट होता है, शून्य बिंदु होता है, उसका निर्धारण वो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हम शून्य बिंदु निर्धारित करते हैं वह रियल एंड सिग्निफिकेंट नहीं होता। यानी इंटरवल स्केल तक मैं आपको बता दूं कि जो शून्य बिंदु हम यूज करते हैं, उस शून्य बिंदु से, उस सेंट्रल पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट जो होता है, शून्य बिंदु जो होता है, उसका कोई
वास्तविक सार्थक मूल्य नहीं होता है, यानी रियल एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होता है, वो शून्य बिंदु, रियल शून्य बिंदु नहीं होता, 0 पॉइंट नहीं होता है। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो उपयोग है वह कई तरह के स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है, यानी इसके द्वारा प्राप्त डेटा का उपयोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, मीडियन निकालने के लिए किया जाता है, परसेंटाइल निकालने के लिए किया जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की विधि का इसमें उपयोग किया जाता है, मीन निकालने के लिए, एसडी निकालने के लिए, कोरिलेशन, रिग्रेशन, यहाँ तक कि एनोवा में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस स्केल के माध्यम से जो डेटा हम लेते हैं उसका उपयोग इन तमाम तरह की विधियों में किया जाता है। अब इसको मैं एक सामान्य भाषा में, एक सामान्य उदाहरण के द्वारा अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो आप ऐसा समझ सकते हैं, बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने मम्मी का या अपने आप टीचर का या अपने आप प्रेमिका का, किसी का भी अगर आप उसके गुणों का मापन करना चाहते हैं, मान लीजिए एक ऐसा प्रश्न है कि आपको अपनी मम्मी कैसी लगती हैं, या आपको अपनी वाइफ कैसी लगती है, या आपको अपना हस्बैंड कैसा लगता है, या आपको अपना टीचर कैसा लगता है, या आपको अपनी प्रेमिका कैसी लगती है, या आपको अपना जो है बॉयफ्रेंड कैसा लगता है। ये तमाम उदाहरण हो सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको एक 0 पॉइंट सबसे पहले देंगे, मतलब कि इसके कई सारे, इस प्रश्न के कई सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है। एक बीच में 0 हो जाएगा और उससे हम माइनस सिग्मा की तरफ जाएंगे और प्लस सिग्मा की तरफ जाएंगे। मैं सिग्मा अगर कहूँगा तो आप को थोड़ा कठिन लगेगा। आप मान लीजिए जितने भी प्रश्न हमने बताए, इन प्रश्नों में हो सकता है पहला ऑप्शन हो सकता है बहुत अच्छा, दूसरा हो सकता है अच्छा, तीसरा हो सकता है ठीक ठाक, चौथा हो सकता है खराब, और पांचवा हो सकता है बहुत खराब। तो मैंने जितने भी प्रश्न लिए कि मान लीजिए कि आप कि माँ, आपकी मम्मी तो हमेशा अच्छी ही होती है, मम्मी पर बल्कि नहीं, मान लीजिए अगर आपके शिक्षक कैसे हैं, ठीक है, या आपकी पत्नी कैसी है, या आपके हस्बैंड कैसे हैं, थोड़ा यहाँ मामला खराब होता है तो अलग अलग तरह का डेटा आ सकता है। तो मान लीजिए कि आप इसमें से कोई एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी, अच्छी, ठीक ठाक, खराब और बहुत खराब, ये 5 अलग अलग तरह के विशेषताएं हैं जिनका उपयोग आप इस पर्टिकुलर प्रश्न में जानने के लिए कर रहे हैं। अब जो बहुत अच्छा का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो डेटा अगर मिलेगा वो बहुत अच्छे को एक्सप्लेन करेगा, अच्छा उससे थोड़ा कम होगा, ठीक ठाक बीच वाली स्थिति होगी, जबकि खराब और बहुत खराब भी कुछ न कुछ इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पर जो बीच वाला है ठीक ठाक, जिसको हमने लिखा है ठीक ठाक का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने 0 दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 0 दिया है और अच्छा और बहुत अच्छा को हमने 1 2 दे दिया इधर पर, ठीक है, और खराब और बहुत खराब को हमने 3 4 दे दिया, ठीक है। हालांकि यह स्कोरिंग का तरीका जब स्केल डेवलप किया जाता है तो फिर उसको निर्धारित किया जाता है, बताया जाता है, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। तो यहाँ पर जो ठीक ठाक वाला है ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, जिसको हमने क्या कहा कि जो वास्तविक सार्थक मूल्य नहीं होता है, जो 0 हम देते हैं, यानी इस 0 का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए कोई अगर ज़्यादा स्कोर पाता है तो मान लीजिए कि वो बहुत अच्छा है, कम स्कोर पाता है तो मान लीजिए बहुत खराब है। लेकिन 0 का कोई एग्जैक्ट एंड सिग्निफिकेंट जो मीनिंग है वो यहाँ पर तय नहीं हो पाता है। अब जैसे मान लीजिए 0 हम देते हैं और रिजल्ट हमें मिलता है ठीक ठाक,
तो ठीक ठाक का क्या मतलब? ठीक ठाक का कोई एकदम एग्जैक्ट और रियल मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। तो इसीलिए इंटरवल स्केल में भी निश्चित रूप से कोई हम रियल या एग्जैक्ट 0 पॉइंट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि यह 5 पॉइंट रेटिंग स्केल था और हाई स्कोर अगर इस तरह की स्केल पर अगर आता है, मिलता है, तो यह निश्चित रूप से, हालांकि हाई और लो जो स्कोर आता है वो अलग अलग स्केल में जो इंटरवल रेशियो पर आधारित होते हैं में उसका इंटरप्रिटेशन लिखा रहता है। कभी कभी लो स्कोर अच्छे क्वालिटी को प्रदर्शित करता है और कभी कभी हाई स्कोर भी अच्छे क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। यह जानने के लिए आपको अलग अलग जो स्केल आप यूज करते हैं उसके मैनुअल को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्चर ने, जो ऑथर ने किस उद्देश्य के साथ इसको विकसित किया है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस स्केल पर हाई स्कोर आपके इस संबंध के बेहतर होने की बात करता है, जैसे आपके टीचर आपको कैसे लगते हैं और रिजल्ट आपको आया कि बहुत अच्छे पर आपने टिक किया, तो बहुत अच्छा होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके लिए उस शिक्षक का बहुत महत्व है और उस शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसका तो मतलब यही हुआ। और अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी उस शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि किस तरीके से हम क्लास छोड़ दें, छोड़ने का हमको बहाना मिल जाए। ठीक है, इसके बहुत सारे और उदाहरण हो सकते हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे करके आपको समझाया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। या जैसे मैंने कहा, इसमें कई तरह के मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि मेरी उम्र मेरी छोटी बहन से 3 साल ज़्यादा है, ठीक है, या आज का टेम्परेचर कल के टेम्परेचर से 3 डिग्री ज़्यादा है या कम है। इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स का, मैथमेटिकल जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया होती है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और जैसे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो वास्तविक शून्य वाली बात कर रहे थे कि इसमें नहीं होता है, का मतलब लग रहा है कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे। तो जैसे मान लीजिए, मैं इसको एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझा दूं कि जैसे जो IQ लिया जाता है, IQ के आधार पर भी चीज़ें समझाई जाती हैं, या जो IQ का मानक तैयार किया गया है उसमें बताया गया है कि एक औसत बच्चे की, व्यक्ति की जो IQ होता है, जो बुद्धि लब्धि होता है, वो 100 होता है। अब 100 से नीचे अगर जाता है तो लो IQ वाले में जाते हैं, और 100 से ऊपर होता है तो हाई IQ मानी जाती है। और हाई IQ के भी कई सारे लेवल्स बताए गए हैं, लो IQ के भी कई सारे लेवल्स बताए गए हैं। यानी IQ में जो एवरेज IQ होता है, औसत बुद्धि वाले व्यक्तियों की जो IQ होती है, वह 90 to 110 के बीच में होता है। यानी 100 ± 10, अगर आपका 90 से नीचे जाता है तो IQ कम होता है, यानी बुद्धि कम होती है। और 110 से भी ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा होता है उतना बुद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है कि 90 से कम होते होते 70 के आसपास चला जाता है, तो मेंटल रिटार्डेशन जैसी समस्या होती है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ पर मुझे बहुत अंदर नहीं जाना है, मुझे सिर्फ आपको जो एग्जैक्ट 0 पॉइंट नहीं होता है का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जैसे मान लीजिए, आप कभी भी आप बुद्धि का मापन इंटरवल स्केल के अंतर्गत तो कर सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बुद्धि 100 है, 110 है, 120 है, 90 है, 80 है, 70 है, ये अलग अलग लेवल्स हैं, और उसको आप स्कोर भी दे रहे हैं। तो एक स्कोर से दूसरे स्कोर के बीच का जो डिस्टेंस है ये तो पता है, लेकिन जो बीच में, मान लीजिए अगर किसी की बुद्धि अगर 0 आ जाती है, मान लीजिए आपने उसको 5 प्रश्न पूछे और 5 प्रश्न का एक भी जवाब नहीं दिया, उसको 0/5 यानी 5 में से वो 0 पाया। ठीक है, या 10 प्रश्न आपने पूछे, 10 में से एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, 0/10,
तो 0/10 का क्या मतलब हुआ? जैसे बहुत सारे परीक्षाओं में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो 5 में से 0 नंबर पाते हैं, वर्ड डिक्टेशन वाला या कोई इस तरह का टेस्ट होता है जिसमें वो 5 में से 0 पा गए। तो यहाँ पर जो 0 है 0/5 है, यानी 5 में से जो 0 पाया, इस 0 का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है? क्या इस 0 का मतलब ये है कि बच्चे को कुछ नहीं आता? और अगर बच्चों को कुछ नहीं आता यानी बच्चे के पास बुद्धि है ही नहीं है। 0 तो हम तब कहेंगे ना जब बच्चे के पास बुद्धि होगी ही नहीं। तो मैथ में अगर उसने 0/5 पाया लेकिन उसने साइंस में 3/5 पाया, हो सकता है हिंदी में वो 5/5 पा जाए। तो हिंदी में तो 5 में 5 पा गया, साइंस में 5 में 3 पाया, मैथ में 0 पा गया। तो अगर उसके अंदर बुद्धि नहीं रहती तो साइंस में इतना ज़्यादा और हिंदी में इतना ज़्यादा नंबर कैसे पाता? बच्चा तो वही है, दिमाग तो वही है, और अलग अलग विषयों में अलग अलग नंबर पा रहा है। तो एक विषय में जो 0 पा गया, इसके हिसाब से आप बिल्कुल नहीं कह सकते इसको उसका दिमाग, उसकी बुद्धि 0, उसको कुछ नहीं आता, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो इसीलिए इंटरवल स्केल में एग्जैक्ट 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी जो 0 लिखते हैं वह रियल एंड सिग्निफिकेंट 0 नहीं होता है जिसके आधार पर हम यह कह सकें, जैसे मैंने अभी आपको इंटेलिजेंस के बारे में बताया। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग जल्दी से चौथे स्केल यानी रेशियो स्केल, जिसको अनुपात मापनी के नाम से बोला जाता है, के बारे में जानते हैं। यह जो स्केल है, यह जो मापनी है, यह सबसे उच्चतम या श्रेष्ठ मापनी इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें नंबर्स का भी यूज किया जाता है और कई तरह के मैथमेटिकल जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है, उसका भी उपयोग किया जाता है। इसमें जो नंबर्स यूज किए जाते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी का जो स्कोर दिया जाता है, उन सारे स्कोर्स के बीच में या सारे वैल्यू के बीच में एक इक्वल न्यूमेरिकल डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो मैंने पिछले वाले भी स्केल में बताया कि सारे वैल्यू के बीच में इक्वल वैल्यू डिस्टेंस कह लीजिए या इक्वल न्यूमेरिकल डिस्टेंस कह लीजिए, यह इसमें पाया जाता है। और यहाँ पर रियल एंड सिग्निफिकेंट 0 पॉइंट पाया जाता है, जो कि पिछले वाले में नहीं पाया जा रहा था। यानी अगर रियल एंड सिग्निफिकेंट 0 पॉइंट की बात करें, यानी 0 का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग की शुरुआत ही रेशियो स्केल से होती है, इसके पहले किसी स्केल से नहीं होती है। तो आप इसको समझ लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर रेशियो का आपस में तुलना भी किया जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक विशेषताओं का यहाँ पर आनुपातिक जो तुलना है वह भी किया जा सकता है, जिसको रेशियो कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। यह पिछले में नहीं किया जा सकता है। और जो उनके बीच में अंतर आता है, तुलनात्मक रूप से जो अंतर आता है, उस अंतर को भी हम निश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं रेशियो स्केल में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि रेशियो स्केल का उपयोग ज़्यादातर रिसर्च में नहीं किया जाता है। इसका रिसर्च तभी किया जाता है जब क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, और ख़ासतौर से साइंस के फील्ड में इस स्केल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। हालांकि मनोविज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मनोविज्ञान में ज़्यादातर जो स्केल होता है वो इंटरवल तक किया जाता है, हालांकि इसमें पहले और दूसरे स्केल का भी उपयोग किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि इसमें अन्य मैथमेटिकल जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, चाहे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीज़न हुआ, परसेंटेज हुआ, इन सारे चीज़ों का भी उपयोग रेशियो स्केल तक हम डेटा के साथ करते हैं। और यदि हम रेशियो स्केल द्वारा प्राप्त डेटा के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ इसका संबंध देखें तो इसका उपयोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के मीडियन निकालने में, परसेंटाइल निकालने में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इत्यादि में किया जाता है। साथ ही साथ मीन, एसडी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनोवा, ठीक है, और रेशियो, वेरिएशन, तमाम तरह की ऐसे एनालिसिस
की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम इसके द्वारा प्राप्त जो डेटा होता है उसका उपयोग करते हैं। अब ये तमाम तरह की चीज़ों को मैं अगर कुछ उदाहरण के द्वारा अगर आपको समझाऊं तो निश्चित रूप से, जैसे मान लीजिए आप यह कह सकते हैं, जैसे अगर कोई ये कहता है कि मेरे हस्बैंड की सैलरी मेरी सैलरी से 50% अधिक है या 2 गुना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर डेटा ले सकते हैं, इस लेवल पर भी ले सकते हैं। 2 गुना है यानी मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 50% अधिक है तो आप परसेंटेज का भी उपयोग कर सकते हैं, या आप इसमें कह सकते हैं बनारस से चारों धामों की दूरी कितनी है, तो चारों धामों की दूरी बनारस से जितना अलग अलग है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बनारस से चारों धामों की दूरी को आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, और एक धाम से दूसरे धाम की दूरी में कितना अंतर है यह भी जान सकते हैं। बनारस से चल करके चारों धामों को घूम करके पुनः बनारस आने में कितना समय लगेगा, इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हम रेशियो स्केल में ही कर पाते हैं और जगहों पर हम नहीं कर पाते हैं। या जैसे मान लीजिए एक सामान्य सा उदाहरण है कि व्यक्ति का जो हृदय होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में 72 बार धड़कता है। यह बिल्कुल एक मैथमेटिकल नंबर का भी यूज कर रहे हैं और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है इसकी भी बात कर रहे हैं। तो प्रति सेकंड कितनी बार धड़कता है आप उसका डिवीजन, उसका भाग दे करके वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि इसमें रियल एंड सिग्निफिकेंट 0 पॉइंट होता है, यह भी तय है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जो हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो ठीक है, 72 से ज़्यादा बार धड़कता है तो समस्या है, और 72 से कम धड़कता है तो भी समस्या है। उसका एक रेंज है 80-120, ठीक है, 80 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 72 वो ब्लड प्रेशर का माप जो मैं 80-120 बता रहा हूँ, ब्लड प्रेशर कभी भी 80 से कम और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये माप है। तो इसी तरीके से अगर हृदय के धड़कन की बात करें तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। कम या ज़्यादा होने का भी एक मतलब है, और इसके बीच में है तो स्वस्थ होने की भी बात होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रियल एंड सिग्निफिकेंट 0 पॉइंट होता है को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जगहों पर आप पढ़ते हैं आपको समझ में नहीं होता है। यहाँ पर अगर किसी का हार्ट बीट, हृदय स्पंदन 0 दिखा रहा है, देखिए ना, आईसीयू में अगर आप जाते हैं तो आईसीयू में अगर किसी का हार्ट बीट अगर 0 दिखता है तो लाइन एकदम सीधी हो जाती है, और लाइन सीधी होने का मतलब ये है कि आदमी चला गया, ठीक है, बिल्कुल उसका हार्ट बीट है, हृदय स्पंदन जो हृदय की धड़कन है वो रुक गई, लाइन सीधी हो गया, मतलब इंसान अब बचा नहीं है। तो एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर है, अगर किसी का हार्ट बीट 0 दिखा रहा है मतलब उसका एग्जैक्ट मतलब है कि वह आदमी अब जिंदा नहीं है। लेकिन अगर किसी की बुद्धि 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो जो इंटरवल यानी शुरू के पहले, दूसरे और तीसरे में एग्जैक्ट, पहले दूसरे के तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो होगा ही नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल स्केल की शुरुआत जो इंटरवल स्केल से होती है उसमें भी डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं 2 वैल्यू के बीच में, लेकिन जो रियल एंड सिग्निफिकेंट 0 पॉइंट होता है वो नहीं होता है, जैसा कि हमने आपको बताया बुद्धि वाले केस में कि बुद्धि IQ 0 हो ही नहीं सकता। किसी बच्चे का 0 नंबर मिलता है तो उसका मतलब, इसका मतलब नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता जाता, उसके पास बुद्धि है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेशियो स्केल में 0 का मतलब है जो मैंने अभी आपको उदाहरण में बताया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं इसके अलावा भी जाते जाते मैं आपको
इससे संबंधित कुछ चीज़ों को पुनः एक बार याद दिला दूं कि मैंने जो स्केल ऑफ मेजरमेंट या लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड रिसर्च के बारे में बताया, इसको जाते जाते आप एक बार पुनः इसको समझ लीजिए कि जो 4 हमने लेवल की बात की, इन 4 लेवल में से जो नॉमिनल स्केल है उसको मैंने बताया कि वह ओनली नेम्ड होता है, यानी एक विशेषता होती है, व्यक्तिगत पहचान होती है। ऑर्डिनल स्केल को हम ऑर्डर के रूप में कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम के रूप में लिखते हैं। इंटरवल स्केल में एक मीनिंगफुल डिस्टेंस होता है, जबकि रेशियो स्केल तक आते आते हम लोग एब्सोल्यूट 0 तक पहुंच जाते हैं, यानी जो भी वहां 0 होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एक दूसरी चीज आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि जब भी इन चारों स्केल का हम उपयोग करते हैं, एक बार मैं पुनः आपको याद दिला दूं कितने देर में आपने कितना समझा। नॉमिनल अगर हम स्केल की बात करें तो नॉमिनल स्केल में अगर हम जो डेटा के कैटेगरी की बात हम बिल्कुल नहीं कर सकते। नॉमिनल स्केल की अगर हम बात करें तो नॉमिनल स्केल में हम इसको कैटेगरी में बिल्कुल नहीं बांट सकते, जबकि ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ऑर्डर की भी बात नहीं करते। अगर हम कुछ वैल्यू की बात करें या सब्ट्रैक्शन की बात करें तो भी हम नॉमिनल स्केल में नहीं कर सकते। और इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ और तरह के डेटा वैल्यू के बारे में बात करें तो भी हम नॉमिनल में इसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऑर्डिनल स्केल की बात करें तो ऑर्डिनल स्केल में निश्चित रूप से हम कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर आपको निश्चित रूप से बता दूं, इसको फिर से दूसरे शब्दों में समझिए कि जितना भी मैंने 4 स्केल आपको बताया, इन चारों स्केल की बात मैं करूं तो अगर कैटेगरी की बात करूं, यानी डेटा को कैटेगरी में बांटा जा सकता है या नहीं बांटा जा सकता है, तो यह चारों स्केल में इसकी विशेषता होती है। यानी डेटा को कैटेगरी के आधार पर बांटना अगर हो तो हमें चारों स्केल में से सबका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है, एक क्रम में अरेंज करना है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम पहले वाले को छोड़ के, यानी नॉमिनल स्केल का उपयोग ऑर्डर तैयार करने में नहीं किया जाता। बाकी तीनों स्केल का उपयोग हम करके डेटा को ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। बात यदि सब्ट्रैक्ट डेटा वैल्यू की हो, यानी डेटा वैल्यू के सब्ट्रैक्शन की हो, तो यहाँ पर हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के द्वारा इस सब्ट्रैक्ट डेटा वैल्यू को नहीं लिख सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरवल और रेशियो स्केल तक ही हम बात करेंगे। और बात यदि हम मल्टीपल डेटा वैल्यू की करें, जहाँ पर डेटा का जो मूल्य होता है हम अलग अलग विधियों के द्वारा हम अलग अलग तय करते हैं, और इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर शुरू के तीनों स्केल का उपयोग हम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हमें रेशियो लेवल पर ही रिसर्च करना होगा, रेशियो लेवल पर ही इसका हमें मापन करना होगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि जितने भी क्वालिटेटिव रिसर्च किए जाते हैं उन क्वालिटेटिव रिसर्च में सिर्फ नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल तक का यूज करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जितने होते हैं उनकी शुरुआत ही इंटरवल और रेशियो स्केल से होती है। यानी इंटरवल से इसकी शुरुआत होती है और हम सुविधानुसार, आवश्यकता अनुसार रेशियो लेवल पर भी मापन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए, किताब में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कई सारी किताबें हैं, बुक्स हैं जो आप खरीद सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। जिसमें गैरेट की जो बुक है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैकगुइगन की बुक है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप AK सिंह को शोध विधियां करके एक बुक है, हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। या AK सिंह ने ही बहुत
सामान्य और सरल ही इंग्लिश में एक बुक लिखी है जो टेस्ट मेजरमेंट एंड रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंसेस करके, यानी उनकी मेजरमेंट टेस्ट एंड मेजरमेंट की बुक है जो इंग्लिश में लिखा है। AK सिंह की यह बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार।